हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 32 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 3 चुनावी राजनीति। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है और डेट डालनी है 17 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें हम पढ़ेंगे पाठ 3 चुनावी राजनीति और इसका टॉपिक पढ़ेंगे हमारी चुनाव प्रणाली। ठीक है, तो देखिए हमारी चुनाव प्रणाली। आम चुनाव बच्चों, इसमें सबसे पहला पॉइंट है आम चुनाव। हमारे देश भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होगा कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है बच्चों उपचुनाव। ठीक है, उपचुनाव तो देखिए, जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य मतलब प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है, तब वहाँ जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। तो बच्चों, आम चुनाव और उपचुनाव, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अब पढ़ेंगे चुनावी क्षेत्र। तो देखिए, चुनावी क्षेत्र मतलब निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से चुनाव लड़े जाते हैं। तो देखिए, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं? जिसको हम चुनते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि। ठीक है, जो हम चुनते हैं, जनता जिसे वोट देती है, मत देती है, और जिसका मत जो है अधिक निकलता है ना, जिसको अधिक से अधिक वोट मिलते हैं, वो चुना हुआ प्रतिनिधि कहलाता है। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं। बच्चों, क्या कहते हैं? जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुने जाते हैं प्रतिनिधि, उनको कहते हैं सांसद। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है। और जो विधानसभाओं से चुने गए सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है, एमएलए। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट वार्ड। इसी प्रकार पंचायतों और नगर पालिका को भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहा जाता है। बच्चों, वार्ड आप सभी जानते होंगे, जो छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र होते हैं उन्हें वार्ड कहते हैं ना। जैसे कहते हैं वार्ड नंबर 1 से ये लड़ रहा है, वार्ड नंबर 2 से ये चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 3 से, है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? वार्ड कहा जाता है। और फिर वार्डों को जैसे जितने अधिक होते हैं तो उसी के अनुसार उन्हें संख्या भी दे दी जाती है चुनाव के समय। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को क्या कहते हैं? सीट भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आरक्षित चुनाव क्षेत्र। बच्चों, आरक्षित जो होता है इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे अभी। कुछ कमजोर समझे जाने वाले समूह, क्या? कुछ कमजोर समझे जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची है, और वो क्या कहलाता है? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, उसमें अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मतदाता सूची का। ठीक है, मतदाता सूची। तो देखिए, मतदाता सूची हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होगा कि जो 18 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको और 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को, है ना, चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक है, और क्या? वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है, लेकिन उनका मतदाता सूची में नाम होना बहुत जरूरी है।
अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है और आप 18 वर्ष से ऊपर के भी हैं तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, मतदाता सूची में नाम होना बहुत ज़रूरी है। मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आई कार्ड प्राप्त होता है। वोट देने जाते समय मतदाता को मतदान पहचान पत्र या कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र साथ ले जाना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल सके। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उम्मीदवारों का नामांकन। बच्चों, जो व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उम्मीदवार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, देश में राजनीति दल अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करती है, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, जिसे आम भाषा में टिकट कहते हैं। क्या कहते हैं, टिकट कहते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है। ठीक है बच्चों, क्या भरना पड़ता है, नामांकन पत्र, अपना एनरोलमेंट कराना होता है, जिससे उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले और अपनी संपत्ति, शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देते हैं। तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। तो क्या होता है, उसकी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मतलब कि वो चुनाव लड़ने के योग्य उम्मीदवार व्यक्ति बन जाता है जब उसका नामांकन पत्र भर जाता है तब। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मतदान और मतगणना। बच्चों, मतदान का मतलब होता है वोट डालना और मतगणना का मतलब होता है जो आपने वोट डाले हैं उनकी काउंटिंग होना, उनकी गिनती होना। मतदान केंद्र पर मतदाता अपने वोट अपने पसंद के उम्मीदवार को देता है। मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीन को क्या कहते हैं बच्चों, ईवीएम मशीन कहते हैं, को सील करके सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है और एक तय तारीख पर उन सभी मशीनों को खोलकर मतों की गिनती की जाती है। ठीक है, यहाँ सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं, जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके। जितने भी दल होते हैं उन सभी के एजेंट होते हैं, जिससे कि कोई भी चीटिंग ना कर सके, है ना। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं, जब सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो क्या होता है, वो विजयी घोषित हो जाता है, वो उस क्षेत्र से चुना हुआ प्रतिनिधि बन जाता है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद देखिए, अभी हमने वर्कशीट को समझा। अब वर्कशीट पे आधारित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न है आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है, और दूसरा प्रश्न है सांसद और विधायक में क्या अंतर है। तो मैं आपको अभी वर्कशीट में ही समझाती हूँ, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। तो बच्चों देखो, आपको अपने आंसर में ये पूरा पॉइंट लिखना है। यहाँ से आम चुनाव और उपचुनाव, ये पूरा आपका क्या होगा, पहले प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, ये आपके पहले प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, इसे हम इस तरह से फिर एक बार समझा देती हूँ कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। ठीक है, और फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल पर अलग अलग जो चुनाव होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आम चुनाव कहते हैं। हमारा प्रश्न क्या था, आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर बताना है। तो हम दोनों के बारे में बता देंगे, वही अंतर होगा, है ना। ये क्या होता है, हर 5 साल बाद होते हैं। लेकिन जो उपचुनाव होते हैं ये निश्चित नहीं है कि ये 5 साल बाद हों, है ना। इसमें क्या होता है, जब कोई भी सदस्य किसी प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है कोई भी पद, ठीक है, तब वहाँ जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। तो ये आपका हो गया पहले प्रश्न का आंसर। अब इसके बाद बच्चों देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है सांसद और विधायक में क्या अंतर है। तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। अभी देखिए, इसमें आपको लिखना है, देखिए, लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं, जबकि और की जगह आप लिख देंगे जबकि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जो चुने जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। ठीक है, एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और जो राज्य की विधानसभाओं से चुने जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं, है ना। उन्हें क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, एमएलए। एमपी जो होता है, सांसद को क्या कहते हैं, एमपी, और विधायक को क्या कहते हैं, एमएलए। ठीक है, ये देखिए, तो ये आपका हुआ सेकंड क्वेश्चन का आंसर।
अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहीं से लिखना है। मतदाता सूची यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आई कार्ड प्राप्त होता है और वोट देने जाते समय मतदाता को जो पहचान पत्र या अन्य निर्धारित पहचान पत्र साथ लेके जाना होता है, जिससे किसी का वोट कोई दूसरा न डाल सके, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, मतदाता सूची कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है। आप वीडियो को पॉज करके और इसका आंसर यहीं वर्कशीट से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो बच्चों मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। देखिए, चुनाव लड़ने की योग्यताएं इस प्रकार हैं। पहली योग्यता है, देखिए मैंने यहाँ आपको लिखित रूप में दिखाया है। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। सबसे पहली योग्यता है भारत देश में चुनाव हो रहा है तो वह भारत देश का नागरिक हो। दूसरा है जिस चुनाव को लड़ना चाहते हैं उसके अनुसार उसकी आयु अनिवार्य है ना। जिस चुनाव को लड़ना चाहते हैं बच्चों, हर एक पद के लिए, जैसे एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति और जो साधारण निकाय के जो चुनाव होते हैं, है ना, तो उन सभी के लिए उम्र अलग अलग होती है। तो सभी जो पद, जिस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके अनुसार उसकी आयु अनिवार्य होनी चाहिए। नंबर 3 पॉइंट है, व्यक्ति मानसिक रूप से असमर्थ या दिवालिया ना हो। व्यक्ति का मतलब है उम्मीदवार, जो व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, वो असमर्थ ना हो मानसिक रूप से या दिवालिया ना हो। नंबर 4 पॉइंट है, आप जिस चुनाव में भाग लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, ठीक है। जिस भी चुनाव क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उस चुनाव क्षेत्र की जो मतदाता सूची है उसमें आपका नाम होना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट है, चुनाव लड़ते समय व्यक्ति किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर बच्चों किसी लाभ के पद पर होता है तो वो व्यक्ति उम्मीदवार बनने के योग्य नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट और प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।